तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 12 क्लास 7 पादपों में जनन। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये प्रक्रम क्या कहलाता है? जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों एवं जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, सिर्फ एक ही जनन अंग हुआ, वो कहलाएगा एकलिंगी। अब परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वक्रातिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम कहलाता है परागण। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन। बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन, कीट और जल के द्वारा। जल के द्वारा होता है। अब देखिए, इसका एक बार फिर से चेक कर देख लेते हैं। जनन पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों एक जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है एकलिंगी। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। अब है बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है? तो कायिक प्रवर्धन पहली विधि। ये है अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब, जिसको हम लोग कलम विधि कहते हैं, वही कायिक प्रवर्धन है। अब मुकुलन विधि। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। ये होता है इष्ट में। अब है खंडन। खंडन इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगैरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। यही होता है खंडन। इसमें शैवाल वृद्धि करते हैं, तेजी से गुणन करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगैरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। अब है बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कई समय तक जीवित रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है। उदाहरण कवक, मांस इसी प्रकार का जनन करते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती है। ये उच्च श्रेणी के पादपों अथवा जंतुओं में होता है। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और ये बाद में जीव में होता है, जो कि मनुष्य में होता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच का अंतर बताओ। क्या अंतर? अलैंगिक जनन केवल एक जनक भाग लेता है। एक लिंगी पादपों में होता है। जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती, निषेचन क्रिया नहीं होती, बीज उत्पन्न नहीं होता। अलैंगिक जनन के कारण विभिन्नता नहीं आती। लैंगिक जनन इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। ये द्विलिंगी पादपों में होता है। निषेचन क्रिया होती है
नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते लैंगिक जनन में कई प्रकार की विभिन्नता आती है। अब कहता है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये पुष्प है, इसमें जनन अंग को दिखाया गया है। ये देखिए पुष्प, ये है पुंकेसर जिसमें ये ऊपर है प्राकोष और ये पुतंतु है। अब आते हैं स्त्री केसर में। इसमें है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, यहाँ पे बीजांड है, ये अंडाशय है। ये स्त्री केसर का चित्र हो गया। अब है स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताएं। स्वपरागन, इसमें पराग कोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्यकारक जैसे वायु और जल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विभिन्नताएं होती हैं। अब परपरागन, इसमें पराग कोश में परागकण उसी स्पीशीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्यकारक जैसे वायु या जल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विभिन्नताएं आती हैं। अब पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? यानी पुष्प में निषेचन, पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग भाग होता है। इसमें दो भाग परागकोश कुछ तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जिनसे नर युग्मक बनते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं। बीजांडों में मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। ये हो गया पुंकेसर किस तरह से पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम इस तरह से संपन्न होता है। अब बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पवन द्वारा सेहेजन तथा द्विफल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। घासों के दो हल्के बीज अथवा आक के रोम युक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से पवन द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब जल द्वारा, कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। जैसे नारियल, नारियल के बीज क्या है, जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब है जंतुओं द्वारा, कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते, जैसे यूरेना। ये सब इस तरह से पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब 9 नंबर है, कॉलम ए से बी को मिलाना है। कली का क्या होगा, आँख का क्या होगा, मैपिल का क्या होगा। तो मिलान करके ये आंसर है यहाँ। कली का हो गया ईस्ट, आँख का हो गया आलू, खंडन का हो गया स्पायरोगैरा, पंख का हो गया मैपिल और बीजाणु का डबल रोटी की फफूंद। अब सही पर निशान लगाना, कौन सही है। पादप का जनन भाग कौन क्या होता है, तो पुष्प होता है, सही लिखा हुआ ही है। नर और मादा युग्मक की युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। अब परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें, फल में। जब परिपक्व हो जाता है तो वो फल बन जाता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादक जीव क्या है, डबल रोटी का जो फफूंद होता है वो बीजाणु उत्पन्न करता है। अब है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो क्या है, ब्रायोफिल्म पत्ती द्वारा जनन करता है। तो हो गया आपका सारे सवालों के जवाब। उम्मीद है आप इससे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में आपके लिए आसान होगा।
ओके बाय।